Welcome back to my channel, that is Commercepedia, and our today's topic is human resource accounting. Okay, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या स्टडी करते थे। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी कि जो उन्होंने अपनी एसेट्स पे, सिंपली फर्नीचर है, मशीनरीज़ हैं, उनके ऊपर जो भी कॉस्ट लगाई, हम उन एसेट की कॉस्ट की हम बात करते थे, और उन एसेट के ऊपर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला था, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर हम उनकी बात कर रहे थे। लेकिन फिर 1971 में एक नई फॉर्म आई आपकी अकाउंटिंग की, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि आपकी दी थी लेव एंड स्वर्ड्स ने। लेव एंड स्वर्ड्स ने अपनी जो कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का इन्होंने दिया। इन्होंने क्या बोला इसके अंदर, इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है उसके अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एक और एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट करती हैं, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डाटा कलेक्ट करती हैं और उन पार्टीज़ को कम्युनिकेट करती हैं ये डाटा, जो भी पार्टीज़ का उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट है। सिंपली आप कह सकते हो जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट है अगर, तो उन लोगों को ये डाटा कम्युनिकेट करते हैं। अब किस वे में कम्युनिकेट करते हैं ये हम आगे बात करेंगे, अभी हम ह्यूमन रिसोर्स की मीनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी कॉस्ट लगाती है इन द फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट है। तो जो भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है उसके बदले में उसे क्या बेनिफिट मिलेगा उनके एम्प्लॉय से, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, वो है इसका ऑब्जेक्टिव, कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ मतलब कि जो खर्चा यानी जो एक्सपेंडिचर हमने एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग और उनकी स्टाफिंग के लिए किया है, उसे हम बोलते हैं आपका कॉस्ट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली कॉस्ट है, अगर उन्होंने एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के टाइम पर कोई पैसा खर्च किया है, या उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको कोई अच्छी न्यू स्किल सिखाने के लिए अगर कोई खर्चा किया है, तो वो उनके कॉस्ट का ही पार्ट है। देन आपका आ जाता है वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की, जो हमने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कॉस्ट लगाई, इन रिटर्न हमें क्या बेनिफिट उनसे मिलने वाला। यानी कि अगर मान लो हमने एम्प्लॉय से के ऊपर 5,000 का खर्चा कर दिया, ट्रेनिंग मैंने दे दी एम्प्लॉयज़ को, और ट्रेनिंग के ऊपर मैंने 5,000 का खर्चा कर दिया। अब क्या मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने इन पे 5,000 का खर्चा ट्रेनिंग का किया है, तो क्या ये मुझे बेनिफिट देंगे 5,000 का और 5,000 से ज़्यादा, या नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो वैल्यू है ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो हमें क्या मिल रही है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका इम्पॉर्टेंस, कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज की स्टडी क्यों करते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की स्टडी क्यों करते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला कि ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपनी एसेट्स की ही बात करती थी, और एसेट ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके लिए ज़रूरी होता था आपकी मशीन्स, आपकी एसेट, जिनका यूज़ करके आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम जो है ग्रो करने लग गया, वैसे वैसे जो है सर्विस सेक्टर भी धीरे धीरे ग्रो करने लग गया। तो जो सर्विस सेक्टर है ज़्यादातर, मतलब मेनली जो वर्क है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, वो सर्विस सेक्टर के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सर्विस सेक्टर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज एन एसेट ट्रीट करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्लान्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वो आपके कस्टमर तक एम्प्लॉयज़ ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हो, जैसे कि आपकी LIC वगैरह की पॉलिसीज़ आती हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं आता होता, बट कंपनी क्या करती है, उनको 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि जो भी ट्रेनिंग उन्होंने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की है, इन रिटर्न एम्प्लॉय उनको कुछ ना कुछ दे। अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता तो वो उनके लिए फर्दर कॉस्ट हो जाती, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया। तो
तो सिंपली मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्विस सेक्टर के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के सर्विस सेक्टर या जो परफॉर्मेंस है वो हो नहीं सकती। बैंकिंग के अंदर अगर आप जाते हो, कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप कैसे सर्विसेज अवेल करोगे। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप कैसे रेस्टोरेंट का जो है फ़ायदा उठाओगे या कैसे वहाँ पे सर्विसिंग लोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है उनकी स्टडी करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे। बट अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सोचते हो कि हम जैसे पुराने टाइम में होता था, उनको हम मारते थे, पीटते थे एंड देन काम कराते थे, तो आज का सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, आज के एम्प्लॉयज़ ऐसे जगह काम करना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, या उनको अच्छा पे स्केल नहीं दिया जाता है, या उनकी रिस्पेक्ट या उनकी डिग्निटी से अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एंड फाइनली आपका जो लास्ट है वो है आपका बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कंपनी को हेल्प करता है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की है और उतनी इन्वेस्टमेंट के बाद में उनसे इन रिटर्न उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर वो ये भी पता लगा लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और नॉन ह्यूमन कैपिटल की रेशियो को भी वो कंप्यूट कर लेते हैं। तो इससे उनको पता चल जाता है कि हमारी डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिटी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिटी क्या है, लेबर इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि आपने जो भी कैपिटल लगाई है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितनी लेबर लगाई है। जितनी ज़्यादा लेबर पे आप कॉस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा बिजनेस आपका लेबर इंटेंस होगा, और जितनी कम कॉस्ट लेबर कॉस्ट होगी आपकी, उतना कम बिजनेस आपका लेबर इंटेंस होगा। तो हम लेबर इंटेंसिटी से पता कर सकते हैं दोनों के बीच में ह्यूमन कैपिटल एंड नॉन ह्यूमन कैपिटल के बीच का रेशियो, जो कि आपकी डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। एंड फाइनली जो एचआर प्लानिंग है वो आपके एचआर अकाउंटिंग है वो आपके फिजिकल एसेट्स और ह्यूमन एसेट्स के रिगार्डिंग भी आप इजीली प्लान कर सकते हो, मतलब एक बेसिस प्रोवाइड करता है सिंपली। ठीक है, इसके अलावा एचआर अकाउंटिंग क्या करता है, आपके जो भी इन्वेस्टर्स है उनको लॉन्ग टर्म में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है।